अलग बात है। अब अगर हम कह दें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपकी है यहाँ पर, यही एक ऐसा लास्ट प्रॉपर्टी बची है जो थोड़ी बड़ी है। उसके बाद जो बाकी प्रॉपर्टी है वो बहुत सरल है, बड़ी तो नहीं कहेंगे, एक एक पेज की है, लेकिन बहुत इससे भी ज़्यादा सरल है, वो बड़े आसानी से बन जाएंगी आपसे। तो अब हमारे 4th नंबर की प्रॉपर्टी है आई ई, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, और इनको याद करते चलो रोज। आयोनाइजेशन एनर्जी कोशिश करेंगे 4 तारीख को आपका चैप्टर एंड कर दें हम। आयोनाइजेशन एनर्जी, कई लोग इसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं। इंथैल्पी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो लो भैया, हम नहीं कह रहे गुस्सा, इंथैल्पी भी लिख लो। कुछ लोग कहते हैं कि पोटेंशियल भी है, तो लो पोटेंशियल भी लिख लो भैया, ठीक है। ये लो, तीनों नाम लिख दिए हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो किसकी पढ़ रहे हैं पता है ना सबको, किसकी पढ़ रहे हैं? डी ब्लॉक। और गुस्सा नहीं होना का हम ट्रांजिशन भी कह दें तो, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक हम बात नहीं कर रहे। स्पेसिफिक बात करेंगे तब कहेंगे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी कौन से एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक टाइम। लेकिन जब एक स्पेशली बात नहीं कर रहे तो आप पूरे को घसीट के लेते चलो, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वेश्चन है हमारा आप लोगों से, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी? अब ये कैसे पता करें? ये ऐसे पता कर सकते हैं कि जॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एटम की आउटर मोस्ट सेल से उसकी गैसियस, आइसोलेटेड और न्यूट्रल स्टेट, चलो साइंटिफिक लैंग्वेज को छोड़ो, सीधी सरल भाषा, एटम की सबसे बाहर की सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। क्यों निकालना? अपने आप क्यों नहीं निकल रहा? कि अंदर न्यूक्लियस उसको क्या किए हुए है, अट्रैक्ट किए हुए है आपका, है ना। तो इस अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पकड़ा हुआ है, अब इसको निकालना है तो एक एनर्जी चाहिए। तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वही हमारी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, उसको वहाँ से कोई चिपकाए हुए है, तो अब हमें इसको खींच के बाहर लाना है, तो हमें एक एनर्जी लगानी पड़ेगी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा उसकी ज़्यादा होगी, और जिसका वीकली अट्रैक्ट होगा वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर सबसे कमाल की बात जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हम सबसे कमाल की बात पूछना चाहते हैं, कमाल का आंसर दे देना प्लीज। जिंक, कैडमियम और मरकरी की आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, कम की ज़्यादा? जल्दी जल्दी लगा दिमाग। कम, गलत, ज्यादा, सही। अब भैया देखो, जिसने ये दिमाग लगाया कि इनका मेटेलिक बॉन्ड सबसे ज्यादा है, सबसे वीक है, तो भैया यहाँ गलाना नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। आप साइज आइज भी नहीं बेटा, आप जानते हो कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनर्ट गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पर आपको बॉन्ड से चेक नहीं करना है बेटा, नहीं तो मात खा जाओगे फिर। बॉन्ड में तो इनके बहुत वीक बॉन्ड है, लेकिन इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना एक बहुत खतरनाक टास्क है। बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि इनके पास जगह नहीं थी। अब जगह नहीं थी इसलिए बॉन्ड नहीं बना रहे, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे देंगे किसी को, बहुत तेजी से जकड़े हुए हैं। कितने हैं? 3d10 4s2 4, या सीधे बोल दें d10 4s2। तो आप ध्यान रखना, सीरीज में लास्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनके पास क्या है? फुली फिल्ड डी सब सेल। ये बात ध्यान रखिएगा, ये है रीजन। ऐसे आपको चीजें समझनी है, ये नहीं कि अरे तो बीक मेटलिक बॉन्ड था। मेटलिक बॉन्ड एक अलग चीज है, गला रहे उसको हम, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड नहीं बना रहा था वो, ये अलग चीज इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक चीज तो पता चल गई हमें, इनकी ज्यादा होने वाली है। सेकेंड, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बीच में होगी? सीधी सी बात है, एस से छोटे हैं और पी से बड़े हैं, यहाँ से यहाँ जाने पर साइड डिक्रीज होती है ना, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एस से क्या होगी? ज्यादा, लेकिन पी से क्या होगी? कम। या सीधे बोल दें कि किनके बीच में होगी? बिटवीन एस एंड पी। इस लैंग्वेज को लिख लो, बाकी कल करेंगे। देखिए, द आयोनाइजेशन एनर्जी, द आयोनाइजेशन एनर्जी, द आयोनाइजेशन एनर्जी, the ionization energy of d block elements consist between, जो रखी हुई है, lie between
S and P block elements, S and P block elements, the ionization energy of D block elements lie between S and P block elements, that is higher than S block elements, higher than S block elements, but lower than P block elements, lower than P block elements, lower than P block elements, lower than P block एलिमेंट। ठीक है, तो हम क्योंकि अपने वादे से बंधे हुए हैं इसलिए हम छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन 8:30 पे आ जाना ध्यान से, ठीक है। मेटेलिक रेडियस खत्म है। रेडियस हमने बताई थी आपकी फर्स्ट आपकी डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन की होता है, फिर कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि डोमिनेंस दोनों का बराबर हो जाता है, और फिर इनकी खत्म छोटे छोटे। इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं ना, बैठिए और होमवर्क याद करके आइए, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं बैठा देंगे, ध्यान रखें, ठीक है। स्मॉल और लार्ज से नहीं होता बेटा, ये तो स्टोन यस शुड बी रिजिड होना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक करने पर वो भी टूट जाएगा, है ना। लेकिन वो रिजिड सॉरी ब्रिटिल और रिजिड दोनों में आएगा बेटा, कहीं ना कहीं मिडिल में है उसकी क्वालिटी, है ना। तो हमने लास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, और हमने आपको सिर्फ इतना बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लाई बिटवीन एस एंड पी, हायर देन एस लोअर देन पी, सिर्फ यही हुआ था ना। अब डालिए ट्रेंड्स डालिए, ट्रेंड्स और अच्छे खूब सारे ट्रेंड्स पढ़ने हैं, इनको याद करना है अच्छे से, ट्रेंड्स, ठीक है। तो ट्रेंड्स में हमारा फर्स्ट है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीज क्यों होती है, यहाँ से यहाँ जाने पर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है। कॉमन अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये है न्यूक्लियस, ये पड़ा है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसको पकड़ा हुआ है। तो आपको तो पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो शायद डिक्रीज होती है, तो सीधी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ के बाद यहाँ तक आयोनाइजेशन एनर्जी आप कहोगे कांस्टेंट हो जानी चाहिए थी, लेकिन कांस्टेंट नहीं होती, फिर भी बढ़ती है। रीजन क्यों, देखो इलेक्ट्रॉन जितने भी आने यहाँ पर आने, ये सब इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, तो साइज तो कांस्टेंट हो गई ना, साइज घट रही ना बढ़ रही, साइज तो कांस्टेंट हो गई। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साइज भले ही कांस्टेंट हो गई, लेकिन इन प्रोटॉन के बढ़ने के कारण थोड़ी थोड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है आपकी। मैं इसको डोमिनेट करके रिपल करके मान लो साइज कांस्टेंट कर दी, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एक प्रोटॉन, जैसे हमने कहा यहाँ 21 इलेक्ट्रॉन है, 21 प्रोटॉन है, तो इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन 25 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन ज़्यादा गए, तो 4 प्रोटॉन ज़्यादा आने की वजह से और इनकी रिपल्सन की वजह से साइज तो कांस्टेंट हो गई आपकी, लेकिन फिर भी ये प्रोटॉन का इफेक्ट हल्का सा ज़्यादा हो जाता है, तो ये इसको निकालने में एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा ही लगती है आपकी। तो अब हमारे पास टेंशन वाली बात ही नहीं, अलोंग द सीरीज इंक्रीजेज, ठीक है, पूरी इंक्रीज होते जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि जिंक कैडमियम मरकरी की क्यों इंक्रीज होती है, तो अब आप लोग समझना, देखो समझने की कोशिश करना ध्यान से। आप कहोगे सर अलोंग द सीरीज इंक्रीज होती है तो सबसे लास्ट में ये है इसलिए इंक्रीज होती है, बेटा ध्यान रखना, इसका कारण ये नहीं है कि इनकी लास्ट में आते साइज छोटी है, इसका कारण ये है, ये रीजन बताना है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, फुली फिल्ड सबसेल। दूसरा पॉइंट बताना है आपको, दूसरा क्योंकि इनके मेटेलिक बॉन्ड तो वीक बनने वाले हैं, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। मेन चीज़ जो है आप इससे मत कनेक्ट कर देना कि सर बढ़ रही है क्योंकि साइज घट रही है, कांस्टेंट हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रही है, नहीं, इसमें साइज का फैक्टर नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें जिंक कैडमियम मरकरी में आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए कोई फैक्टर पूछ ले तो वो है हमारा डी में 10, ध्यान रखिएगा, और एस में 2, ये वाला फैक्टर आपको बताना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम यही लिखने वाले हैं, लिखिए। तो पहले पॉइंट में हम
थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल वे में बता देते। देखिए, अगर आप कॉमन सेंस रखोगे तो कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए, सबसे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए एक छोटा सा यहाँ पर आपका लिख देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। वह अट्रैक्शन जो लग रहा है वो इफेक्टिव है, ठीक है ना, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उतनी ही ज़्यादा होगी जितना छोटा क्या होगा, साइज, ठीक है ना, उतनी ही ज़्यादा होगी, और उतना ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नोट करिए इस बात को। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ही है यहाँ पर अट्रैक्शन, ठीक है, और जितनी छोटी साइज होगी उतना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है। तो लिखिए, फर्स्ट पॉइंट है टेंस में, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इंक्रीज एज, आप देखिए अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, हम एक आइडियल लैंग्वेज लिखवा रहे हैं, इंक्रीज एज along the series, increases along the series due to increase in effective न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को आप अट्रैक्शन बोल सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज। तो देखिए, अलोंग द पीरियड जब हम चलेंगे तो ये इंक्रीज होगी, बिल्कुल कॉमन सेंस याद रखो, क्योंकि यहाँ पर जाने से साइज क्या, और ये डिक्रीज, और चलो यहाँ हम मान लेते हैं कांस्टेंट है साइज, लेकिन फिर भी हम बता दें साइज कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ जाने पर साइज थोड़ी तो घटती है, लेकिन वो पिकोमीटर में घटती है, इनवर्स 2 मीटर में घटती है, और इनवर्स 2 मीटर में घटना मतलब ना के बराबर घटना। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं यहाँ से जाने पर एक चीज़ तो लगातार बढ़ रही है, वो है आपका इफेक्टिव, उसमें तो हर लगातार बढ़ रही है, क्योंकि 21, 2, 3, 4, 5, 9, 30, तो ये तो लगातार बढ़ रहा है। तो हम कह रहे हैं जब हम सीरीज में चलते हैं तो ये इंक्रीज होती है, क्योंकि क्या इंक्रीज हो रहा है हमारा इफेक्टिव। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ लीजिए आप, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो है अट्रैक्शन लग रहा है, इट इज ओनली अट्रैक्शन, इट इज नॉट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इस यहाँ जो अंदर की सेल में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, है ना। तो अब इसके रिपल करने के बाद जितनी शक्ति इसके पास बची है जिससे इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एक्चुअल में जितना अट्रैक्शन लग रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जैसे जैसे इसमें प्रोटॉन के नंबर बढ़ते जाएंगे हमारी अट्रैक्शन की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो सीरीज में हम जब भी जाते हैं अलोंग द सीरीज, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है हमारी, ज़्यादा हो जाती है। तो सीरीज में लगातार हम जाएंगे तो इंक्रीज होगी यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसका रीजन आपको साइज नहीं बताना है, इसका रीजन हमें क्या बताना है, D10S2 फुली फिल्ड होता है लास्ट वाला, सबको पता है, डी में पूरे 10 आ जाते हैं, इसमें पूरे 2। तो ये फर्स्ट 10 था, सेकंड 10 लिखिए, सेकंड 10 लिखिए, सेकंड 1 लिखिए उसी के नीचे, फर्स्ट था। जिनी कनाडा होगा, मीन जिंक, कैडमियम एंड मरकरी have very high ionization energy, very high ionization energy due to fully filled
ड्यू टू fully filled n minus 1 d and ns subcell n minus 1 d and ns subcell n minus 1 d and ns subcell due to n minus 1 d and ns subcell। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें, देखिए आप सीधे आपका आंसर लैंग्वेज में तो हमने लिखा है, पर आंसर तो आपके पास सीधे सीधे ये था, जिंक, कैडमियम, और अगर हम मरकरी की बात कर लें तो इनके पास डी में कितने हैं 10 है और एस में कितने हैं 2 है, फुली फिल्ड है, नोट कर लीजिए। इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये 3 ट्रेंड हो गए आपके, 2 ट्रेंड सॉरी, है ना, ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हो फुली फील्ड और हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि वो सिमेट्रिक हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट, हाँ सेकेंड हुई ना, थर्ड पॉइंट देखिए थर्ड पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि थर्ड पॉइंट में हम सबसे पहले फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं। ए आई फर्स्ट मतलब क्या, फर्स्ट आयोनाइजेशन। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है, सेकंड का मतलब दूसरे को, और थर्ड का मतलब तीसरे को। इसको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं क्रोमियम की एंड मैग्नीज की, है ना, क्रोमियम एंड मैग्नीज की हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं, क्रोमियम एंड मैग्नीज की। ठीक है, क्रोमियम अगर हम देख लें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक। इनके सब में क्या लिख देना है हमें, यहाँ से यहाँ तक आर्गन लिख देना है ना। यहाँ बस ध्यान रखना है, यहाँ डी में 5 है और एस में क्या है 1 है, और यहाँ में डी में क्या है 10 है और एस में क्या है 1 है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर हम भर दें तो यहाँ पर D1, D2, D3, सब में एस में तो 2 यानी है ना। यहाँ पर D5 होता है, पता है ना, फिर D5, D6, D7, D आपके यहाँ पर 8 कहीं कुछ मिस कर गए क्या, D8 और D10 और 4 आई थिंक सही है ना। तो देख ले D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9 और D10, ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अब हमने बात की है, इसकी बात की है और इसकी बात की है ना। अच्छा, इसका D5 4s1 है और इसका क्या है D5 4s2 है ना। तो अब हमसे ये देखना है हमें कि 3D सीरीज है तो इसका 3D5 होगा, है ना, 4s1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान से देखिएगा, वो क्या है 3D5 4s1, और इसका है 3D5 4s2। अब आप लोग देख के बता सकते हो कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने वाली है, फर्स्ट बता सकते हो देख के किसकी होने वाली है, मैग्नीज की। तो फर्स्ट तो किसकी ज़्यादा होती है, मैग्नीज की, नोट करिए इस बात को। रीजन है ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। ठीक है, ऐसे खूब सारे रीजन ऐसे आपको जल्दी जल्दी लिखाने हैं ना, इतना आपको मटेरियल लिखवा देंगे कि पूरा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट ध्यान रखिएगा किसकी ज़्यादा होती है, इसमें ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे आ सकते हैं भैया, है ना। तो थोड़ा पढ़ाई डीपली करो, गहराई से। ये वाला समझ में आया था पूर्वी, क्योंकि ये 5 स्टेबल है, पर पहला इलेक्ट्रॉन तो कहाँ निकलना है, एस से, तो इसके एस में 1 है, इसके एस में कितने हैं 2 है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो फर्स्ट की बात कर ली। अब इसी में हम IE2 की बात करेंगे। ठीक है, अब IE2 की बात करेंगे। अच्छा, IE2 मतलब क्या, पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, पहला निकल चुका मतलब क्रोमियम कितना है +1, है ना, पहला निकल चुका है तो क्रोमियम +1, और मैग्नीज भी कितना +1, सही बात है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने निकाल लिया, दोनों +1 पे। अब देखते हैं IE2 ज़्यादा किसकी है। एक कितना है 3D5 है, क्लियर, क्योंकि S1 से एक निकल चुका है, हम बता चुके हैं आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा, डालने की बारी आएगी इलेक्ट्रॉन तो इसमें डालोगे। ठीक है, और इसमें क्या है 3D5 and 4s1। तो अब ज़्यादा किसकी होने वाली है,
क्रोमियम की, क्योंकि अब स्टेबल कौन है, B5, ये स्टेबल जा रहा है और ये अनस्टेबल, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका तीसरा टेंड हो गया, ये आपको ऐसे बताने हैं उनको, ठीक है। चलिए चौथा टेंड देखते हैं। ये समझ में आ रहे हैं हर पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, है ना। ये स्टेबल है, पहला इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से निकलना है और इसका यहाँ से निकलना है, तो यहाँ से निकालना आसान है कंपेयर टू आपके हाफ फिल डी से, है ना, ठीक है। तो अब आप देखते हैं 4 नंबर का पॉइंट, टेंड नंबर 4। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं हम कॉपर एंड जिंक की, कॉपर एंड जिंक की, कॉपर एंड जिंक की, है ना। तो अगर हम देख लें कॉपर के पास क्या है, D10 4s1 और इसके पास क्या है 3D10 4s2। तो पहली ज़्यादा किसकी होने वाली है, जिंक की। नोट करिए, स्टेबल और अनस्टेबल। देखिए थ्योरी पार्ट में भैया स्पीड चाहिए, नहीं तो आप अपने मन का आंसर ना लिख पाओगे, हम बता रहे हैं आपको। स्पीड नहीं है तो आप थ्योरी में कितना भी आपको ज्ञान हो पेपर छूट जाएगा। स्पीड नहीं है तुम लोगों की, और हमने देख लिया पेपर में, है ना। अपने हाथों की चाहे एक्सरसाइज करो चाहे जो भी करो, रोज़ अपनी हाथों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, आर्म्स को कि 3 घंटे लिख सकें दम से। नहीं है तो अपने हाथों को रोज़ एक्सरसाइज करो, मसल्स उनकी स्ट्रॉन्ग करो, है ना। छोटी छोटी बातें करनी ही पड़ेंगी आपको, नहीं तो फिर बाद में बिक जाओगे, है ना। अभी से करोगे तो भविष्य में रोज़ 1 मिनट भी अगर अपने हाथों को एक्सरसाइज कर लोगे तो फिर दर्द नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं। Iu2 देख लें। अब जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस, और जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जिंक प्लस, है ना। अब देख लें तो इसके पास 3D में कितने होने वाले हैं, 10, क्योंकि एक निकल चुका, निकलेगा हमेशा आउटर मोस्ट से। और इसके क्या होने वाले हैं, D में 10 और S में 1। तो अब इसकी सेकंड कॉपर की ज़्यादा हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन लिखना है, उस क्वेश्चन को कराते हैं, देखिए, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले देखो अगर हम बात करें साइज की, ठीक है, या रेडियस की बात करें, हम साइज की बात करें तो 3D, फिर 4D एंड देन 5D एंड 6D स्टिल अज्यूम एज अ इनकम्प्लीट सीरीज, हालांकि कंप्लीट की तरफ बढ़ चुकी है वह। 3D 4D 5D की अगर हम बात करें साइज की, तो जनरली जब हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो साइज बढ़ती है, तो 3D से ज़्यादा 4D की होनी चाहिए, 4D से ज़्यादा 5D की। लेकिन हम आपको बता चुके थे कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी साइज क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों की साइज 3D से तो बड़ी होगी, ये तो बात पक्का है ना कि 3D से इनकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी आपकी, है ना। तो ये 3D से इनकी साइज बड़ी हो गई, मतलब 3D से ज़्यादा बड़ी है 4D की, और 4D और 5D की ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। ये हमने साइज लिखी इनकी, ठीक है ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज, है ना, ये ऑर्डर ऑफ साइज है ना, साइज का ऑर्डर है आपका ये, ठीक है। अब हमसे आपसे पूछना चाहेंगे इनमें से सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज कहाँ होगा, 3D में, 4D में कि 5D में। 5D में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज कहाँ होगा, 5D में। 21, 39, 57,
22 42 72, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज कहाँ आ रहा है? 5D में आ रहा है ना, ये बात समझना है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी तो सीधे हम बता देंगे कैसे याद करना है। तो अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव किसके पास है? इसके पास है, 5D सीरीज के पास है। जेड इफेक्टिव यहाँ पर है हाई। अब बात आई आयोनाइजेशन एनर्जी की। जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो किसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? 3D की सबसे ज़्यादा 3D की होनी चाहिए, इसकी साइज छोटी है। 3D की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि 3D की साइज छोटी है। और फिर उससे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? 4D की। लेकिन देखो होता क्या है, 3D की तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आप चाहो तो इस वाले पॉइंट को पूरा अवॉइड कर सकते हो, साइज वाले को आप यहाँ से लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है तो आपको, ठीक है। 3D की साइज 3D की सबसे ज़्यादा है, लेकिन 4D से ज़्यादा 5D की हो जाती है। 4D से ज़्यादा किसकी हो जाती है? 5D की। अब 3D की सबसे ज़्यादा क्यों है हमें पता है, क्योंकि इसकी साइज क्या है? छोटी, स्मॉल इन साइज, है ना। इसकी साइज छोटी है, और इन दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑलमोस्ट इक्वल साइज होने के बाद भी इसके पास ज़्यादा क्या रहा? न्यूक्लियर चार्ज। तो किसकी होगी? 5D की। और अगर हम आपको बता दें तो जनरली सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो 5D की होती है, उससे कम 3D की होती है, और उससे कम किसकी होती है? 4D की। ये है आपका ट्रेंड ए। और ए हो क्यों रहा है इसका रीजन पता है? इसका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये साइज बराबर आपस में क्यों हो रही थी? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन करके ऑलमोस्ट साइज तो बराबर हो गई, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इस पे न्यूक्लियर चार्ज किसके पास है? 5D के पास है। तो जनरल ऑर्डर हमारा क्या है? 5D 3D 4D। जैसे कि हम बात करें कौन आगे आया, एक किस सीरीज का है? 3D का। एक किस सीरीज का है? 4D का। और एक किस सीरीज का है? 5D का। तो अगर हम में से इनमें से कोई आयोनाइजेशन का ऑर्डर पूछ ले, अगर इनमें से कोई आयोनाइजेशन का ऑर्डर पूछ ले तो सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है? EU की। ये रियल ऑर्डर है। फिर किसकी होने वाली है? 3D की, कॉपर की। और फिर किसकी होने वाली है? आपकी सिल्वर की। तो हम आपसे कहेंगे आप इसको छोड़ो, इसको लिखना हो तो लिखो, नहीं तो इसको लिख लो सीधे डायरेक्ट, है ना। 3D 4D 5D, ठीक है। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसमें लिख लो सीधे, ठीक है। देख लो आप, अगर आपको लग रहा हो कि आप इससे डाउटफुल हो रहे हो तो फिर रट लो सीधे, है ना। ये 534 नंबर रट लो, सीधी सी बात है ना। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको लिख सकते हो आप। ये पता होना चाहिए आपको, जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इस ऐसे ट्रेंड करती है ना। आप इसको लिख लो सीधे, है ना, क्योंकि हमारे पास सभी ट्रेंड हो चुके हैं तो आप डायरेक्ट लिख लो, क्यों इतना सारा बेकार में फंसे हम। 534 नंबर सीधे लिख लो, ठीक है। इन सबको अवॉइड कर सकते हो। रेडियस की बात थी, रेडियस में हम लिख चुके हैं, क्या मतलब है? रेडियस में लिखा हुआ है आपके पास, तो ठीक है, अवॉइड कर दो, बिल्कुल अवॉइड कर दो, कोई जरूरत नहीं। आपको मेन आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ऑर्डर चाहिए, नहीं तो पता चला ट्रेंड आप याद ही ना किया आपने, या फिर इतने कंफ्यूज हो गए कि कुछ लिख ही ना पाए, है ना। इतना सारा देख के अरे 3D 4D 3D के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? तो सीधे 534 नंबर याद कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, ठीक है, ये लिख लेना जिससे आपको अरेंज होता है। यहाँ एक्सेप्शन भी हैं दो। एक जनरल बोला है हमने, जनरल ध्यान रखिए, जनरली ये होता है कि 5D की सबसे ज़्यादा, 3D की उससे कम, और 4D की सबसे कम होती है। लेकिन एक्सेप्शन भी हैं तो वो भी लिखने पड़ेंगे हमें। एक्सेप्शन ये है कि निकिल हाँ जाओ बेटा जाओ जाओ, आराम से जाना। और अगर अभी दिक्कत है तो बैठ लो यहाँ पर,
है ना, फिर चले जाओ। और अगर पानी वगैरह पीना हो तो ऊपर चले जाओ, आराम से, आराम से। छुड़वा दें क्या? बैठ लो, अगर बैठना थोड़ी देर बैठ लो, आराम कर लो। विच विल हैव, अरे उसके मन का होने दो, क्यों कमेंट कर रहे हो, वो क्या चाहता है। विच विल हैव हाई IE3, ठीक है चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। विच विल हैव हाई IE3, किसकी IE3 ज़्यादा होगी? तो हम आपके सामने जो पूछ रहे हैं वो इनमें से पूछ रहे हैं, MN में से और FE में से। निकालिए फास्ट, क्वेश्चन सॉल्व करिए। किसकी IE3 ज़्यादा होगी? थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी किसकी लगेगी? करो सॉल्व। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो पहुंच जाओगे बड़े आराम से। किसकी IE3 ज़्यादा होगी? किसकी IE3 ज़्यादा होगी? MN। बात कर ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो 3d5 4s2, ठीक है। तो ए जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ए Mn प्लस बनेगा, तो ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। ए जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये क्या बनेगा? Mn प्लस 2, और ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी? IE सेकेंड। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये कौन सी कहलाएगी? IE3, इस स्टेप से। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो इसके पास क्या बचा? 3d5 4s1, और यहाँ से यहाँ गया तो क्या बचा? 3d5। मतलब जब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसके पास एक कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल है, ठीक है। चलो ये तो अभी देखते हैं फिर क्या होता है। अब आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन का अगर हम देख लें तो क्या होना है? 3d6 4s2, है ना। तो जब ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो फर्स्ट IE कहलाएगी, IE फर्स्ट। तो ये क्या बन जाएगा आपका? Fe से Fe+1, और इस समय क्या हो जाएगा इसके पास? 3d6 4s1। अब ये जब यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये क्या कहलाएगी? IE सेकेंड कहलाएगी। तो अब ये हो जाएगा Fe से Fe+2 हो जाएगा, और इसके पास क्या बचा? 3d6। और हमें साफ दिख रहा है कि ये कैसा है? अनस्टेबल होता है, या तो एक्जैक्टली हाफ फील्ड हो इसकी। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये क्या बनेगा? Mn+3, और जब ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये क्या बनेगा? Fe+3। तो हमें उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें यहाँ देखना था तो ये स्टेबल है अनस्टेबल है। तो सीधा आंसर है हमारा ये जो थर्ड IE है वो Mn की ज़्यादा होगी आयरन से। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, Mn कितने में चला गया था? Mn+2 में, तो Mn+2 की ज़्यादा होगी Fe+2 से, ठीक, ऐसे भी ले सकते थे। ये आंसर है आपका, नोट कर लें आराम से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है पहली सीरीज का तो लगभग नीचे वाले का भी पता है, तो आप ऐसे क्रैक कर जाओगे, और इसको बनाने में हमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये सही बनना चाहिए, गलत बन गया तो चले गए। वैसे गलत बनने की चांस ही नहीं है। D1 से लेके सीधे D10 तक 10 लिख दो, सब में 4s2 लिख दो, लास्ट में करे क्यू को करेक्ट कर लो, बस बिल्कुल आपका तुरंत बन जाना है। ऐसे ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके अभी क्रैक होंगे, कलर भी इससे क्रैक होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इसी से क्रैक होती है।
आप डायरेक्ट भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब Mn है, दूसरा निकलेगा जब Mn प्लस है, तीसरा निकलेगा जब Mn प्लस 2 है, लेकिन डायरेक्ट में कंफ्यूज भी हो सकते थे, इसलिए हमने सीक्वेंस से लिख दिया। आप ऐसे भी ले सकते हो I3 Mn की ज़्यादा Fe से, और वो I3 में जब Mn Fe से ज़्यादा होती है तो Mn प्लस 2 होता है, Fe प्लस 2 होता है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी ख़त्म हो गई। एक बार पढ़ लो पूरी आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके ट्रेंड दिमाग में फिट कर लो, और ट्रेंड फिट कर लो, लैंग्वेज आ जाएगी बड़ी आसानी से। ट्रेंड पूरे आने चाहिए हमें। ठीक है, फिर आगे चल रहे हो। पढ़ लो पूर्वी जी।